जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आप रेडी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? उससे पहले आपको डीएनए के बारे में जानना होगा। एक शॉर्ट व्यू में आपको डीएनए के बारे में दे दे रहा हूँ और फिर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो बना है तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट से। सो जो पहला कंपोनेंट है ये, आप जो मैं अब डैश जो आपको कलर करके दिखाऊंगा, देखो यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक, ये और ये सारा मिला के ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, अब इसको मैं दूसरे कलर से कलर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक शुगर होगा, ये जो आप चेन देख रहे हो ये एक शुगर है। और उसके बाद से, शुगर के बाद से आप देखेंगे यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये, कहाँ गया, अरे टच काम नहीं कर रहा, यही ना दिक्कत होता है, टच नहीं काम कर रहा, हो गया। तो और उसके साथ जुड़ा हुआ है एडेनिन। तो ये जो एडेनिन है, ग्रीन कलर से मैंने जो क्या जोड़ा है, तो ये कहलाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। ये पूरा का पूरा ही अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, समझे। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फोरस जोड़ देंगे, न्यूक्लियोसाइड में आप क्या जोड़ देंगे, न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फोरस जोड़ देंगे ये, तो ये पूरा कहलाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये कितने किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये एक यूनिट था, ये पूरा का पूरा ये क्या था, एक यूनिट था, ठीक। जो येलो कलर से मैंने पूरा कलर किया था, तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा शुगर, फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस चार, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडिन। प्यूरिन में एजी होती है और पैरिमिडिन में कट होता है। एजी जो होती है वो साइक्लिक होगी, कहाँ गया यार, कट विल बी साइक्लिक एंड, हाँ, साइक्लिक तो दोनों है। जो प्यूरिन होगा वो क्या होगा, डबल रिंग होगा, और उसमें एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन कहते हैं और गुआनिन को 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन कहते हैं। और इसका जो काउंटिंग होता है वो क्लॉकवाइज होता है। इसमें कार्बन्स की काउंटिंग को क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। और जो पेरिमिडिन होता है वो क्या होता है, सिंगल रिंग का होता है, एंटी क्लॉकवाइज उसका काउंटिंग करते हैं। इसमें होते हैं साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। इसका केमिकल नेम है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पेरिमिडिन। यूरासिल का है 2,4-डाईऑक्सी पेरिमिडिन और थायमिन का है 2 मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पेरिमिडिन। ये सारे इसके साइंटिफिक नेम थे, सॉरी केमिकल केमिकल नेम है। और ये एडेनिन और ये गुआनिन, इसके अलावा आपको कुछ और ज़्यादा जानना नहीं है। उसके बाद से हम लोग डीएनए वापस देखते हैं। डीएनए में फिर यहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड देखा, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड के चेन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डीएनए क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के चेन का कॉम्बिनेशन है। एक तो पहला ये चेन देख रहे हो और दूसरा चेन ये वाला, ये नीचे वाला चेन। तो पहला वाला चेन और जो दूसरा वाला चेन है, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। अगर यहाँ पे आप 3 प्राइम देख रहे हो तो इसका अपोजिट क्या है, यहाँ पे 5 प्राइम है, ठीक है। मुझे ना कुछ इंडिकेटर ले यूज़ करना चाहिए जिससे पता चले कि मैं क्या लिख रहा हूँ ना। ये तो नहीं हो पाया, कुछ है क्या, क्योंकि मैं एरो से समझाता हूँ बट एरो विजिबल नहीं होता वहाँ पे। यहाँ पे 3 प्राइम है ये, और यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम। एक दूसरे का है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई उपाय है कि मैं जिसे विजिबल कर सकूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना। यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम है और यहाँ पे 3 प्राइम है। तो ये पूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि एंटी पैरेलल होता है। यहाँ पे जो शुगर जो होता है, शुगर जुड़ा होता है अपने नाइट्रोजनस बेस से, किसके द्वारा, इसके द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। शुगर जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और जो फास्फोरस होता है, दो शुगर से जुड़ा होता है, तो उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ही शुगर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे गुआनिन कभी भी साइटोसिन के साथ बाइंड करता है और थायमिन हरदम एडेनिन के साथ विद डबल बॉन्ड। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके थे। डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो बी डीएनए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एक पिच, एक यहाँ से लेके दूसरा यहाँ तक, एक पिच की जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसके बीच में एक पिच में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम।
और अगर आप 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखें तो यहाँ पे बीच में मेजर ग्रुप दिखता है, जहाँ पे लगभग जो 15 से 22 एंगस्ट्रॉम के करीब होगा। यहाँ पे प्रोटीन्स आके जैसे रेप्लिकेज, पॉलीमरेज एंजाइम्स, वो सब आके यहाँ पे बाइंड करते हैं। हम लोग देखेंगे कुछ देर में। यहाँ पे आप जो एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं इसके बीच में, ये जो एंगल है, ये एंगल दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो एंगल हो रहा है, दो लेटर्स के बीच में जो एंगल है वो 36 डिग्री का होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो इसका डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था किसकी मदद से? रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन ने कुछ हिंट्स दिए थे जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, ये हिंट के तौर पे यूज करके किया था वाटसन एंड क्रिक ने इस सब हिंट्स को, और चारगफ के भी रूल को, है ना, चारगफ के रूल को और रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन की ये डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने मिलकर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया। और ये जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। एक्चुअली मतलब ज़्यादातर तो राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। जो राइट हैंडेड हेलिक्स है वो मैंने इस तरह से बताया। और जो जेड डीएनए होता है, जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। जेड डीएनए और बी डीएनए में मैंने बताया है कि जो जेड डीएनए होता है उसमें 45 एंगस्ट्रॉम का पिच लेंथ होता है। बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम, अभी देखा। नाइट्रोजनस बेसिस में 10 होते हैं बी डीएनए में, जेड डीएनए में 12 होता है। और जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस विल बी 36 डिग्री इन द बी डीएनए एंड 30 डिग्री इन द जेड डीएनए। और जो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी होती है 3.4 होता है बी डीएनए में और 3.8 होता है जेड डीएनए में। जेड डीएनए को मैंने खास तौर से बताया क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा मुझे बताना नहीं था उसमें। फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि अगर किसी भी बैक्टीरिया या किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड्स दिए होंगे तो आपको बताना है कि उसका लेंथ कितना होगा। ये सारे कैलकुलेशन हमने किए, एक बार आप खुद से भी पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को कैसे करते हैं। आप भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं ना, कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। एक मैं करके बता देता हूँ। थ्री, आपको दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का अगर दूरी पता है, जैसे यहाँ पे 3.4 होता है बी डीएनए में, है ना, दो नाइट्रोजनस बेस, और टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये एन था, ये हैप्लॉइड केस में इतना डीएनए होता है ना, सॉरी न्यूक्लियोटाइड होता है हैप्लॉइड केस में। तो डिप्लॉयड में कितना होगा, इसलिए उसको डिप्लॉयड में 2n में कितना होगा, 2n में पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल था। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से जाके रिवाइज करके देखो। यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस दिए थे नीट के लिए, नीट के लिए नहीं, बोर्ड्स के लिए। और अब नीट के लिए वापस पढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि कहाँ पे होगा जाके फ्रेगमेंट बनेगा, कौन सा लैगिंग होगा, कौन सा लीडिंग होगा, किस पे टेम्पलेट होगा, क्या, ये सब बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करता है। तो मेरा निवेदन आप लोग से ये है कि एकदम वीडियो में सारा नोटिफिकेशन अपना मोबाइल का ऑफ ऑफ करके बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फटाक से आप अपना नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए ताकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। तो डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी करना है, ठीक है। तो जिंदगी भर डीएनए का कॉपी नहीं बनाना होता है, जिंदगी भर डीएनए का कॉपी नहीं बनाना होता है। जब भी सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तभी जाके डीएनए का कॉपी बनाने की जरूरत है, नहीं तो आपको सिर्फ डीएनए से प्रोटीन बनाने की जरूरत है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाने की जरूरत है। आई बात समझ? तो सेल डिवीजन में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग अगर देखें तो आपके पास क्या है, बहुत लंबा डीएनए, 36.6 इंटू 10⁻9 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो इतना नाइट्रोजनस बेसिस है तो इसको रिप्लिकेट करना है, इसको कॉपी बनाना है, तो फिर बहुत थोड़ा मुश्किल है ना। तो अब इतना बड़ा है ना, तो ये तो एक बार में हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो यू कैरियोट में क्या होता है, अलग अलग जगह से रिप्लिकेशन हो सकता है, शुरू हो सकता है। जैसे कि यहाँ से हो सकता है, या फिर यहाँ से हो सकता है, या फिर यहाँ से हो सकता है। पास पास नहीं होगा, अलग अलग जगह से होगा। तो कहीं से भी रेप्लिकेशन करने के लिए
हमारे एंजाइम को पता होना चाहिए कि कहाँ से रेप्लिकेशन हो रहा है। तो एंजाइम में कुछ सॉरी जो डीएनए होते हैं उनमें कुछ खास तरह का सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं, सीक्वेंस का नाम तो नहीं कहते, कुछ 13 मर और 9 मर यूनिट्स का होता है, मतलब कि कुछ ये 9 मर का सीक्वेंस रिपीटिंग, 9 मर का, 9 न्यूक्लियोटाइड्स का ना, 9 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेड सीक्वेंस होगा ना, रिपीटेड सीक्वेंस होगा। तो जो 9 मर का जो रिपीटेड सीक्वेंस होगा, ये रिपीटेड सीक्वेंस आपको बताता है कि ये फलाना जगह से आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, और कौन सा होता है वो जानने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका साइट कोई जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा उसको हम लोग ओराई कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक, ओ स्मॉल आर आई। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का तात्पर्य यही है कि ये आपको बताता है कि कहाँ से रेप्लिकेशन करना है। तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होगा, क्या होगा, मल्टीपल ओराई होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में आप देखोगे तो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होगा, और जो रेप्लिकेशन होगा यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सॉरी, मल्टीपल ओराई होगा। और जो प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, छोटा होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और वो सर्कुलर होता है ना। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा इसका, हालांकि इसका भी हेलिकल होता है लेकिन मैंने हेलिकल नहीं बताया, डायग्राम नहीं दिखाया। तो ये इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा कोई खास जगह पे होगा, ऐसा नहीं कि हर जगह पे होगा, ठीक। तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा कुछ खास जगह पे। और चलो, तो मैं बोल रहा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है यूकैरियोट में मल्टीपल साइट पे होता है ना, अलग अलग जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही जगह पे क्या होगा, आपको ओराई मिलेगा, ठीक है। ये ओरियो बिस्कुट नहीं है, ये ओरियो बिस्कुट, देखा, हम लोग बिहारी, हम लोग का मतलब आ ही जाता है, मतलब स्वैग है, सुगंध है बिहारी में, बिस्कुट। चलो ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और ये ओरियो बिस्किट नहीं है। और ये सिंगल होता है, क्या होता है, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्या होता है ये, ओराई सिंगल होगा, हमारी तरह पूरा, है ना। तो प्रोकैरियोट में ये याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, कि इसको अगर रेप्लिकेट करना है ना, तो रेप्लिकेट करने के लिए क्या होगा, रेप्लिकेट करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम्म, 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 एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि पहले इसको आपको पहला क्या कर स्टेप करना पड़ेगा, पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, जब बेसिस जो होता है, बेस पेयर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो जब यहाँ पे ये बेस पेयर ब्रेक कर जाएंगे तभी ना आप ओपन करेंगे। और दिक्कत ये है ना कि आप पूरा का पूरा एक बार में ओपन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए है ना। अरे यार, तो एक बार में पूरा का पूरा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो आपने कुछ रीजन पे यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक। सपोज यहाँ पे आपने ओपन कर दिया डीएनए, है ना, बबल बना दे, तो रेप्लिकेशन बबल कहते हैं उसको। ओपन करने के बाद से फिर आप क्या करोगे, उसके बाद से आप उसका ओपन करने को बोलो यार, इनिशिएशन बोलो, इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन करोगे, है ना, इलोंगेशन करोगे, और फिर बाद में तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। अंत में क्या करोगे, आप उसको टर्मिनेट कर दोगे। हालांकि ये हर प्रोसेस में ही देख सकते हैं, पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन हटाओ, पहले ओपन करेंगे और उसके बाद से हम लोग उसको कॉपी करेंगे, कॉपिंग डीएनए, डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का क्या करेंगे, कॉपिंग करेंगे। और कॉपिंग करने के बाद से फिर उसको हम लोग फिर टर्मिनेट कर देंगे बस, एंड देन टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ तक कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ कुछ तो चल रहा है ज़िंदगी में, ये सब समझ में आ रहा है? या क्या चल रहा है ज़िंदगी में, यही नहीं समझ में आ रहा? तो अब थोड़ा ही इसको इस तरह से डायग्राम में देखो। देखो, पढ़ाई मैंने चालू कर दिया है, ऐसा मत सोचना कि अभी मैं अब खत्म होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। अभी पढ़ाई चालू हो गया है। ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ऐसे जुड़े हुए हैं। और ये नाइट्रोजनस बेसिस को हमें क्या करना है? तोड़ना है। और ऑनलाइन जो आप लोग देख रहे हो ना अभी, इसको वीडियोस में इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो। अब ये ऑनलाइन तो ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है? हमें ब्रेक करना है ना। तो ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक करते हैं बेटा हेलिकेज एंजाइम से, है ना। क्या करेंगे? हेलिकेज एंजाइम से। डीएनए हेलिकेज। सो डीएनए हेलिकेज आएगा और इसको ब्रेक करेगा, है ना। अब ब्रेक करने के बाद से फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ब्रेक करना शुरू किया। जब ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, तो ये आपको एक बबल जैसा संरचना दिखेगा ना। और अब यहाँ यहाँ से कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होती है, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। यार कितना दिक्कत होता है। यहाँ तक हम लोग ने ब्रेक कर दिया, है ना। यहाँ से हम लोग ने ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना लिया। क्या कहलाएगा ये? रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं, या आप रेप्लिकेशन फॉर्क भी कह सकते हो, जो भी आपको इच्छा होगा वो आप कह लो, है ना। अभी हम लोग ने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सपोज अगर ये 3' to 5' है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? 5' to 3' होगा। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग क्या, और इसको क्या है? इसको ये एक हाथ से इस स्ट्रैंड को पकड़ेगा, है ना। और दूसरे हाथ से एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। दूसरे हाथ से ये क्या करेगा? एक जोड़ते चला जाएगा। अब जोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पहले से धागा चाहिए होता है। उसके लिए इसी के अंदर आप एक पार्ट बनाओगे, जिसको कहते हैं हम लोग, सपोज इसको कहते हैं प्राइमेज, है ना। प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? इसको थोड़ा सा धागा दे देगा। चलो ठीक है, यहाँ से तुम बांधना शुरू कर दो, है ना। ये प्राइमर ये क्या दे देता है? प्राइमर दे देता है। ये प्राइमेज क्या देगा? ये आपको ये कलर जो दिख रहा है, ये प्राइमर देगा। इसी कलर का हाथ बना देते हैं, क्या अच्छा रहेगा। चलो, तो ये है। जो दूसरा हाथ है वो क्या कहलाएगा? प्राइमर कहलाएगा। PRIMER। मेरा स्पेलिंग ना, स्पेलिंग स्पेल कर जाता है बहुत। तो ये क्या देगा? प्राइमर देगा। तो ये आपके पास एक छोटा सा प्राइमर आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है? 3' है। तो यहाँ पे जो पहला प्राइम यहाँ पे जुड़ेगा, अब वो क्या होगा? अब बनाना आपने शुरू कर दिया। यहाँ पे 5' आएगा, फिर यहाँ पे 3'। इस तरह से वो अपना कॉपी बना देगा। जैसा यहाँ पे अगर ए होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा। तो बोलेगा कि सर कॉपी कैसे बन रहा है? तो कॉपी इसलिए बनेगा कि जब इसको कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा यहाँ पे बनेगा ना, तो ये नए वाले स्टैंड जो है, मुझे दूसरे दूसरे पेन से बनाना चाहिए, ठीक है। ये एक नया स्टैंड बना, यहाँ पे टी ये बना। और फिर इसका ए जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो ए यहाँ बन जाएगा। इस पे हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्यों इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे हम लोग कॉपी बना रहे हैं। यहाँ पे दो स्टैंड्स बनेंगे, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। आपको भी समझ में आ गई होगी। तो अपने क्या लिया आपने? पहले पहले क्या लिया? डीएनए हेलिकेज लिया, उसको कट किया। कट करने के बाद से प्राइमर लिया, प्राइमर लगाया। अब प्राइमर लगाते जाओगे और आगे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, तो आप पीछे देखोगे कि पीछे का जो स्ट्रैंड है ना, जो पीछे का स्ट्रैंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये पीछे से एकदम ऐसे कॉइल होने लगेगा ना।
तो पीछे ऐसे कॉइल ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो, आप इसमें सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन लगाओगे, ठीक है। सिंगल क्या, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, SSB, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, सही है हाँ। हम्म। तो आप इसमें दूसरा प्रोटीन दे रहे हो, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, उसको कॉइल नहीं होने देगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होगा, SSB, वो प्रिवेंट कॉइलिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आप, इसके साथ साथ आप ये पूरा स्ट्रैंड है, मतलब कि अ, अब ये तो प्रिवेंट नहीं हो, ये तो अब कॉइल नहीं करेगा इस तरह से, अब ये कॉइल नहीं करेगा। लेकिन एक काम, एक एक दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें नेगेटिव नेगेटिव कॉइलिंग आने लगती है, या फिर नेगेटिव कॉइलिंग का से अच्छा मैं ये बोलूँ कि ये धागा इस तरह से कॉइल हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपने उपाय लगा लिया, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड है ना, ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये आपस में ही पूरा मतलब कॉइल्ड हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, इसके लिए हम लोग देते हैं DNA गायरेज, DNA गायरेज। तो ये DNA गायरेज क्या करेगा, टोपो आइसोमरेज या गायरेज, आप दोनों गायरेज या टोपो आइसोमरेज एक ही फैमिली के हैं। तो यहाँ पे हटा के मैं टोपो आइसोमरेज लिख दे रहा हूँ, टोपो आइसोमरेज। तो जो टोपो आइसोमरेज वो क्या करता है, प्रिवेंट प्रिवेंट इसको मिटाओ, यहाँ पे प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग है ना, सुपर कॉइलिंग। SSB दो काम करेगा, प्रिवेंट क्या करेगा, एक तो कॉइल आपस में कॉइल होने से बचाएगा, और प्रिवेंट ये भी करेगा, कॉइलिंग प्लस क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजनस बेस बाइंडिंग, ओके। तो जब यहाँ पे आपने हटा दिया ना, हेलिकेज से काट दिया, तो जब दूर कर दिया तो ये वापस यहाँ पे बॉन्ड बना सकता था। तो ये बॉन्ड बनाने से इसको रोकने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जरूरी है। तो ये कॉइलिंग आप यहाँ से मिटा दो, सिर्फ जो कैसे लिखूँ मैं इसको, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को यहाँ पे प्रिवेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड Bond फॉर्मेशन अमंग on बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ओके, बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ये लिख लेना। तो दो काम हो गया, पहले तो आपने उसको काटा हेलिकेज से, है ना। फिर उसके बाद से आपने सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लगाया, फिर उसके बाद से आपने टोपो आइसोमरेज लगाया, और चौथे चौथे नंबर पे आपने प्राइमर लगा दिया, और ये प्राइमेज की मदद से है। अब ये जो आपका जो इंजाइम है, जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज लिखना, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको ज़रूरी है समझना कि ये क्यों कह रहा है DNA डिपेंडेंट, हालांकि जगह अब मुझे कम पड़ेगा। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन आप लोग स्टेप वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहलाएगा, और ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, वो क्या करेगा, DNA पे निर्भर होकर पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। और यहाँ पे ये क्या पॉलीमराइज करेगा, ये पॉलीमराइज करेगा नए न्यूक्लियोटाइड्स को। अब मैं यहाँ पे रिप्लिकेशन फॉर्क यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है कि रिप्लिकेशन फॉर्क क्या कहता है, किसे कहता है। अब यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे 5' to 3' ऐसे जुड़ते चला जाएगा। और ये जुड़ेगा कैसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जुड़ेगा कैसे, है ना। तो कभी भी जो नया फॉस्फोरस होता है वो जुड़ता है 3' OH पे, कहाँ जुड़ेगा, 3' OH पे। तो अगर यहाँ पे आपके पास 5' है, और यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे अगर OH है, तभी जाके यहाँ पे नया ATP, GTP या फिर CTP आएगा। तो यहाँ पे मान लो ATP आ रहा है, ये हमारा A है, और यहाँ पे कार्बन है, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है क्या,
ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 फास्फोरस। ये क्या कहलाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहलाएगा ये? एटीपी है हमारा, है ना। तो एटीपी, तो इसी में से ये जब 2 फास्फोरस निकलेगा, तो यहाँ पे ये एक फास्फोरस के साथ ये 2 फास्फोरस और यहाँ से ये लेके निकलेगा, ठीक है। 3 प्राइम OH के बाद यहाँ पे O रहेगा और ये बना देगा एक नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये बना देगा नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगेन यहाँ पे OH फ्री है, तो फिर एक और आएगा यहाँ पे, अटैक करेगा नए नए मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट साइनाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? डीएनटीपी लिखना चाहिए मुझे, डीएनटीपी। डीएनटीपी का मतलब क्या? डीएनटीपी, यहाँ पे डीएनटीपी का मतलब क्या है? यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरासिल छोड़ के कुछ भी हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनटीपी सब बारी बारी करके आएंगे और उसको हर बार क्या मिलेगा? 3 प्राइम OH। अगर खाली मिलेगा तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। ये बात समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको? लीडिंग स्ट्रैंड। आया बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोलो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है चलेगा। तो देखो, अब हम लोग दूसरे दूसरे डायग्राम पे लैगिंग स्ट्रैंड देखते हैं ना। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, एकदम कचड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपने लीडिंग स्टैंड बना लिया है। यहाँ पे आपने क्या बना लिया है? एक छोटा सा आपने प्राइमर दिया था, प्राइमर का कलर हम लोग का ये था, और यहाँ पे पॉलीमरेज आगे बढ़ते जा रहा है और आपने बना लिया पूरा लीडिंग स्टैंड, है ना। ये आपने बना दिया लीडिंग स्टैंड। और इसका प्राइमर क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक्सटेंशन कभी भी क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये याद रखना। ये हमारा लीडिंग स्टैंड है। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि इसका टेम्पलेट स्टैंड क्या है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है बेटा? ढांचा। तो आपने किसको ढांचा बनाया इसको बनाने के लिए, है ना। इस लीडिंग स्टैंड का ढांचा क्या होगा? ढांचा तो यही है ना, ब्लैक वाला। तो इसका जो प्राइमर है वो क्या है? वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना। तो जो जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, ये हमारा क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। तो हमारा टेम्पलेट स्टैंड क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले टेम्पलेट स्टैंड पे हमारा क्या बन रहा है? लीडिंग स्टैंड बन रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। और आपने याद रखना, आपने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से शुरू किया है रेप्लिकेशन। अब ये नहीं कि नया स्टैंड आप यहाँ से बना दोगे, ठीक है। क्योंकि प्राइमर में यही चीज़ का कंफ्यूजन होता है, किसी को लगता है कि साला ये भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और अब इसको भी आप क्या बोलोगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से अगर देखोगे, अगर आप इस एंगल से देखोगे, यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी आपको लगेगा क्या? कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और यहाँ से भी देखेंगे तो फिर आपको लगेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा? आपको हरदम एक ही तरफ से देखना है। तो हम लोग यहाँ से ही देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ? इस आँख से नहीं देखेंगे, एक ही तरफ बैठ के देखना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाने वाला है और कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये टेम्पलेट स्टैंड क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे लीडिंग स्टैंड बना, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे लीडिंग स्टैंड बना, और लैगिंग स्टैंड किस पे बनेगा? अब देखो, यहाँ पे 5 प्राइम है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा? 3 प्राइम है। लेकिन कभी भी एक्सटेंशन कैसे हो रहा है? 5 से। यहाँ पे देखो, 5 से क्या हो रहा है? 3 प्राइम पे ही एक्सटेंशन होगा। तो दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पे आपने 3 प्राइम दिया है, तो 3 प्राइम यहाँ पे क्या हो गया हमारा? देखो, इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। 3 प्राइम पे यहाँ पे OH ग्रुप होगा, तो हमारा OH ग्रुप तो यहीं पे होगा। लेकिन हमें OH ग्रुप अगर एक्सटेंड करना था, तो हमें क्या चाहिए? OH ग्रुप हमें इस तरफ चाहिए था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे अब एक प्राइमर देना पड़ेगा, जो थोड़ा दूर देना पड़ेगा। तो मैं अपना प्राइमर दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइमर अपना दे देता हूँ, और जब मैं अपना प्राइमर यहाँ पे दे दूंगा, तो अब इसका 3 प्राइम यहाँ पे फ्री है कि नहीं? यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ तक यहाँ पे फ्री, 3 प्राइम यहाँ पे फ्री है। और यहाँ पे अब मैं नया नया प्राइमर डीएनटीपी अपना जोड़ते चला जाऊंगा पॉलीमरेज की मदद से। किसकी मदद से? पॉलीमरेज की मदद से अब मैं अपना डीएनटीपी जोड़ते चला जाऊंगा। तो सपोज मैं यहाँ पे अपना डीएनटीपी अपना जोड़ रहा हूँ, जो मतलब बहुत सारे जोड़ूंगा, मैं दिखा एक ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा दो। तो यहाँ पे मैंने अपने डीएनटीपी जोड़ दिया, और डीएनटीपी जब मैं जोड़ दूंगा,
तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया, लेकिन अब मैं इसके आगे तो अब डीएनटीपी नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक हो गया, यहाँ पे 5 प्राइम आ गया। लो, अब फिर से मुझे ओ OH चाहिए, क्या चाहिए फिर से मुझे, ओ OH चाहिए। तो फिर इसको मुझे एक देना पड़ेगा प्राइमर, दूर जाके प्राइमर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा अगेन, मुझे प्राइमर देना पड़ेगा। तो अगर मुझे वापस यहाँ पे प्राइमर देना पड़ेगा, और ये हमारा 5 प्राइम है, तो अब तो मैं यहाँ तक आराम से जोड़ दूंगा, यहाँ तक आराम से जोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे OH। तो ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे आगे वापस वो रुक जाएगा ना जी। आया बात समझ नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो फॉस्फोरस नहीं है, ये हमारा प्राइमर था, इसके पास तो कोई फॉस्फोरस नहीं है ना, इसके पास कोई फॉस्फोरस नहीं है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस, अरे हाँ ना बोलोगे कुछ, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको ये स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, इसका दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यही स्ट्रैंड आपको कैसा दिखेगा यहाँ पे बेटा, यही स्टैंड आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। इसको हम लोग दे देते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम। याद रखना, हम लोग को देखने का नजरिया एक ही होना चाहिए, एक ही तरफ से देखना है, ठीक है। 3 प्राइम से 5 प्राइम, और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्टैंड पे हम लोग ने क्या देखा, लीडिंग स्टैंड देखा जो इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने प्राइमर लगाया था शुरू में ही, एक ही बार प्राइमर लगाया, उसके बाद से फिर कभी प्राइमर लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा, नीचे वाले 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्टैंड है, थोड़ा ऊपर कर दें, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो टेम्पलेट स्टैंड है ना, यहाँ पे तो ये भी टेम्पलेट ही हुआ, क्यों नहीं चल रहा, टेम्पलेट है ना। तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले टेम्पलेट स्टैंड पे आपको देखना पड़ेगा कि बार बार आपको प्राइमर लगाना पड़ा, और ये बार बार प्राइमर लगाने की वजह से आपका जो स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, लैग करेगा, क्या करेगा, लैग करेगा। और इसका इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये इस तरफ डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। फिर ये इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड, क्या कह रहेगा, लैगिंग। क्यों इसको हम लोग लैगिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये लैग कर रहा है, यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ लैग कर रहा है, बार बार लैग करते जा रहा है ना। तो इसको हम लोग लैगिंग कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे हम लोग, लीडिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई लैग नहीं है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये जो ऑनलाइन क्लास कर रही है तो डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो मेरे बच्चों ने बोला समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इसमें एक मोटे मोटे काले काले अक्षरों में आप लिख सकते हैं, काले अक्षरों में, है ना, क्या कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, आपको पता है ना टेम्पलेट मतलब क्या, ढांचा। तो किसके ढांचे पे बना रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो उस पे जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, उस पे लीडिंग स्टैंड बनेगा, ठीक है, लीडिंग स्टैंड बनेगा। और कभी भी नया स्टैंड जो बनता है ना बेटा, वो कभी भी नया स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनता है, कभी भी नया स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। अगर टेम्पलेट स्टैंड क्या है, टेम्पलेट स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो उस पे क्या बनेगा, लैगिंग स्टैंड बनेगा, लैगिंग स्टैंड। और लैगिंग स्टैंड का भी पोलैरिटी देखो क्या होगा, लैगिंग स्टैंड का भी जो बनता है, देखो जो बनता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के ही डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, जो नया स्टैंड बनता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही फॉर्मेशन होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, और कोई डाउट है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जब हम लोग ने देखा डीएनए पॉलीमरेज ही देखा, हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स के केस में ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होता है ना। 3 टाइप्स में तो जो डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है, डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो ओरिजिनल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो ऐड करता है
1000 न्यूक्लियोटाइड, मोर देन 1000 न्यूक्लियोटाइड अराउंड, लाइक अप्रोक्स 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, है ना। वो ऐड करते जाते हैं बहुत तेजी से, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। इसमें एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाना चाहता। जो मुझे बताना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है वो रिपेयर में काम करता है ना। रिपेयर कैसे होगा, क्योंकि इस पे 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ ना, कि मान लो गलत यहाँ से, अब मैं इसका मतलब तुम्हें समझाता हूँ। अब मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूँ कि ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड था, है ना। टेम्पलेट स्टैंड में A T G C C T A ऐसे था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा यहाँ पे TAGCCTA। तो वो तो बोलेगा कि यार गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ तुमको दिखा कहाँ पे, गड़बड़ यहाँ पे हो गया, देखो। यहाँ पे जी आना चाहिए था, तो सी आएगा। तो वो क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 2 जो क्या क्या करेगा, इसको यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ से कट करके इसको हटा हटा देगा वापस। यहाँ से कट करके क्या करेगा, हटा देगा। तो इसलिए कोई म्यूटेशन नहीं होता हमारे, जनरली हमारे डीएनए में कोई म्यूटेशन रेप्लिकेशन के दौरान नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो रिपेयर कर देता है। इसको क्या कर देगा, वापस रिपेयर कर देगा। फिर यहाँ पे जी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है। ये रिपेयर होगा। लेकिन आपको याद है कि हमारे पास प्राइमर भी लगा हुआ है ना। अब ये जो प्राइमर लगा है, प्राइमर को तो हमें हटाना पड़ेगा ना। क्या करेगा, प्राइमर को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्राइमर है, प्राइमर होता क्या है, प्राइमर भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही है ये। मतलब समझ लो, कितनी संख्या ले लूँ, 3 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड वाला जो होता है उसको हम लोग प्राइमर कहते हैं ना। तो प्राइमर जो है हमारा, ये प्राइमर को रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरा पॉलीमरेज होता है, जो कि कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा, इट रिमूव इट रिमूव प्राइमर्स। तो अब जो भी आपने प्राइमर लगाया था उसको हटा दो, और हटा देने के बाद से आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज 1 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन करता है। तो यहाँ पे एक आपने प्राइमर लगाया था, और यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स लगाए थे आपने, ठीक है। और इसका प्राइमिंग आप लिख देते 3 प्राइम से 5 प्राइम यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम लिख दीजिए। और अब यहाँ पे पॉलीमरेज आप यहाँ पे लगा दिए एंजाइम, और पॉलीमरेज उसको पूरा पॉलीमराइज कर दिया। इसका पोलैरिटी क्या होगा बेटा, इसका पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। और यहाँ पे भी आपने जोड़ दिया बहुत सारे पॉलीमर, ठीक है। तो इसका भी पोलैरिटी 5 प्राइम से यहाँ पे 3 प्राइम है, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पे बार बार लिख दिया क्योंकि अलग अलग सेक्शंस में बना है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आजा, आती ही नहीं है। किसको बुला रहा हूँ मैं, बताओ। मैं बुला रहा हूँ मार्कर को, तुम लोग समझते हो क्या। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कट कर देगा, ठीक है, ऐसे फटाक। ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे भी इसको कट कर देगा ना। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, कट कर देगा, क्या केकड़े जैसा ना। तो ये इसको भी कट कर देगा। तो जो भी प्राइमर है ना, वो सिर्फ प्राइमर को कट करेगा। क्या करेगा, प्राइमर को कट कर देगा। जब ये प्राइमर को कट कर देगा तो आपको कैसा डायग्राम दिखेगा, प्राइमर को आप कट कर दोगे तो फिर आपको डायग्राम दिखेगा इस तरह से, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये आपका डायग्राम है। कितना डायग्राम बनवाते हो यार तुम लोग, एक बार में समझते नहीं हो। हाँ बताओ। अब प्राइमर में क्यों बना रहा हूँ, प्राइमर तो मुझे नहीं बनाना चाहिए था। तो आपको ये क्या बनेगा, ये पूरा स्टैंड होगा। फिर ये रेड 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 रेड, खूनी खूनी माहौल हो जाएगा पूरा, लाल लाल, जगलाल है। हाँ, किसी गाने में तो जगलाल बोला है। जिंदगी पता नहीं कैसी है।
तो यहाँ पे क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम पे ये टेम्पलेट आपको पता है क्या है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंट स्टेज है ना, ये खाली जगह, ये भी डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ही भरा जाएगा, है ना। लेकिन अ, आपको ज़्यादातर पूछता है कि डीएनए रिपेयर में कौन हेल्प करता है, तो डीएनए रिपेयर में आप लिख देना वो, कौन, किसका नाम था, डीएनए रिपेयर में कौन हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज 2। अब यहाँ पे फिर नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते जाएंगे, थोड़े बहुत हैं तो ये बन जाएंगे, लेकिन ये बनने के बावजूद भी यहाँ पे देखो गैप होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा मिट गया, देखो यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे गैप होगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे ग्लू आएगा, और इस ग्लू का नाम कहते हैं हम लोग, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको चिपका देगा, और यहाँ पे किसको चिपका रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस बॉन्ड को चिपकाने का काम करता है, और यही ग्लू क्या करेगा, यही ग्लू हमारा, ग्लू 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 है ना, यही जो ग्लू है फेविकॉल, ये हमारा फेविकॉल क्या करेगा, फिर यहाँ पे भी चिपका देगा, और यहाँ पे भी किसको चिपका रहा है, फॉस्फोरस को, है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसको चिपका देंगे, और ये फॉस्फोरस का ही बॉन्ड है जो आप यहाँ पे चिपका रहे हैं, और ये कहलाता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, हमारा फेविकॉल है, और ये किसको चिपका रहा है, फॉस्फोरस को, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डीएनए लाइगेज अब बन गया फाइनली, अब हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो कुछ करना था वो सब हो चुका है। अब यहाँ पे बस ये चीज, अरे हम लोग ने मिसल्सन इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि नहीं, डीएनए रिप्लिकेशन डायरेक्ट पढ़ने लगे, मिसल्सन इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अब एक नए डीएनए हो गए, ठीक है। अरे भाई, ये दोनों एक नए डीएनए हो गए जिसमें एक स्ट्रैंड नया है, और एक ये ये दूसरा स्ट्रैंड ये बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको एक डीएनए से दो डीएनए बन गया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। तो यही मिचेल्सन एंड इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट कहता है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बनते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। और ये किसने कहा था, ये कहा था मिचेल्सन एंड स्टॉल। तो मिचेल्सन एंड स्टॉल ने कहा था कि ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसके अंदर एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो न्यू होगा, ये क्या था, न्यू होगा, और जो दूसरा डीएनए था वो क्या होगा, ओल्ड, या पेरेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है वो कैसा है, पेरेंट डीएनए है। तो उन्होंने अ, तरीका अलग है उनके एक्सपेरिमेंट का, जो कि अभी मैं बता ही देता हूँ, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया पूरा। एक बार जब पूरा कंप्लीट रेप्लिकेशन होगा तो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। देन आपको, देन बाकी सब ये सब हट जाएंगे, एंजाइम जो पॉलीमरेज है और जो इतने सारे एंजाइम देखे थे वो सारे हट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप, मैं क्विक रिवीजन तो वीडियो में नहीं करा सकता, क्योंकि आप लोग उसको वापस जाके देख सकते हैं ना।